एक 62 साल का बुजुर्ग आदमी, उनको संबंध बनाने की लत लग चुकी थी और उन्हीं के घर में एक लड़की किराए पे रहकर, जिनकी उम्र 17 साल थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन वो बुजुर्ग आदमी उस लड़की के कमरे में चले जाते हैं, उनके साथ गंदी हरकत करने लगते हैं, जिनकी वजह से उनकी जान चली जाती है। तो दोस्तों, आखिर वो बुजुर्ग आदमी उस लड़की के साथ ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है? आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। वहाँ के रहने वाले श्यामचंद्र गुप्ता, जिनकी उम्र 62 साल होती है, वो पेशे से कोर्ट कचहरी के मुंशी थे और उनका पूरा परिवार था। एक बेटा था, एक बहू थी और उनके नाती पोते थे। उनके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। वो लोग बहुत ही मालदार थे, धनी मनी थे। उनका परिवार अच्छा खासा चल रहा था। फिर एक दिन जो श्यामचंद्र गुप्ता अपनी कोर्ट जाने की तैयारी करते हैं, अपना थैला लेते हैं, अपना टिफिन लेते हैं और कोर्ट जाते हैं। पैदल ही कोर्ट जाते हैं क्योंकि उनका जो कोर्ट था, कचहरी था, उनके घर के पास में ही था, इसलिए वो पैदल जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद जब शाम हो जाती है तो अपने घर वापस नहीं लौटते हैं। इसके बाद उसके जो बेटा रहता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, अपने पिता की तलाश करने लगता है। जब उनके मोबाइल पर कॉल करता है तो मोबाइल उनका घर ही बजता है, क्योंकि वो घर पे ही मोबाइल उस दिन छोड़ के जा चुके थे। इसके बाद जब मोबाइल घर पे ही बजता है, इसके बाद बेटा बहुत परेशान हो जाता है, हर जगह पर अपने पिता की तलाश करता है। जहाँ जहाँ जाते थे, बैठते थे, वहाँ तलाश करने लगता है। हर एक रिश्तेदारी में कॉल करता है, लेकिन उनके पिता की कहीं भी खबर नहीं लगती है। इसके बाद वो उसका बेटा रोने लगता है और थक हार कर एक दिन के बाद दूसरे दिन पुलिस के पास जाता है और अपने पिताजी के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इसके बाद पुलिस इसके बारे में कड़ी कार्रवाई करती है, इसकी छानबीन करने लगती है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। इसके बाद दोस्तों, पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो उनके बारे में, श्यामचंद्र के बारे में कहीं से भी कुछ खबर नहीं मिलती है। इसके बाद जो उनका बेटा रहता है कहता है कि मेरे पिताजी मोबाइल छोड़कर घर पे ही गए थे, वो मोबाइल लेकर नहीं गए हैं। पुलिस आती है उनके घर में, उनके कमरे में छानबीन करती है, लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद जो पुलिस रहती है उनको मोबाइल को कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे पता लगाया जा सके आखिर वो आदमी, उनके जो श्यामचंद्र गुप्ता है, आखिर गए कहाँ गए और उनका क्या हुआ। इसके बाद पुलिस बहुत ही हैरान हो जाती है, वो सोचने लगती है, उनके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं कि आखिर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो गुमशुदा कैसे हो सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही करते करते लगभग एक हफ्ता का समय बीत जाता है। इसके बाद श्यामचंद्र गुप्ता के पीछे, घर के पीछे एक बड़ा सा नाला रहता है, उसी के सफाई करने के लिए कुछ सफाई कर्मी आते हैं और जब उसमें सफाई करने लगते हैं तो उनमें बहुत तेज बदबू आती है। जब इस बदबू की आहट को सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और वहाँ से तुरंत बाहर निकल आते हैं। जब बाहर निकल आते हैं तो आसपास के जो लोग रहते हैं पूछते हैं कि क्या हुआ, कि तुम लोग ये काम छोड़कर बाहर निकल आए। तो वो बताते हैं कि इस जगह से, नाले में से बहुत तेज बदबू आ रही है और बदबू इतनी तेज आ रही थी कि बदबू देखते देखते हर एक पूरे गाँव में फैल जाती है, आसपास के लोगों में फैल जाती है, अफरा तफरी मच जाता है। इसके बाद जब वो लाश के बारे में बात करते हैं तो गाँव के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। देखते देखते भारी संख्या में भीड़ लग जाती है। जो सफाई कर्मी है उस लाश को जैसे तैसे करके बाहर निकालते हैं। तब तक पुलिस को भी सूचना दी जाती है, पुलिस भी आ जाती है। बाहर निकालने के बाद उस लाश को धुलवाया जाता है, कि जो कि पूरी तरह से सड़ चुका था, इसका कोई सबूत ही नहीं मिलता कि आखिर ये आदमी है कौन। इसके बाद उस लाश को धुलवाने के बाद उस श्यामचंद्र की ही लाश रहती है, क्योंकि उनके हाथ में घड़ी रहती है और इसी चीज़ को देखकर उनके पैर में एक जूता रहता है। इस चीज़ को देखकर उसके परिवार वाले पहचान जाते हैं कि मेरे पिताजी की लाश है। जब उसका बेटा अपने पिता की लाश को पहचानता है तो फुट फुट कर रोने लगता है, दहाड़े मार कर रोने लगता है। इसके बाद परिवार में हाहाकार मच जाती है। पुलिस भी चीज़ को देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर इनकी हत्या किसने की है। इसके बारे में पूरी छानबीन चलने लगती है। परिवार वालों भी दबाव देने लगते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पिताजी की हत्यारे को किसी न किसी तरह करके आप लोग बाहर निकालिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए।
पुलिस वाली इसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक दिन अचानक उसके घर वालों ही, यानी कि श्यामचंद्र गुप्ता के घर वाले ही बताते हैं कि मेरे घर में एक लड़की किराए पर रहकर अपना पढ़ाई पूरी कर रही थी, और जिस दिन से मेरे पिताजी गायब हैं वो लड़की उसी दिन से वो भी गायब है। हो ना हो उसी का हाथ है मेरे पिताजी के हत्या करने में। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो परेशान हो जाती है, उस लड़की के बारे में छानबीन करने लगती है। जब उस लड़की के बारे में छानबीन करने लगती है तो उसका नंबर घर वालों से लिया जाता है, जिस घर में वो किराए पर रहती थी, और उसके नंबर पर कॉल किया जाता है। जब उसके नंबर पर कॉल किया जाता है तो उसका नंबर बंद बताता है। ऐसी लगभग पुलिस थकती नहीं है, उसको नंबर पर बार बार कॉल करती है, उसके नंबर को ट्रेस करती है। एक दिन जब कॉल करती है तो उसके नंबर पर कॉल लग जाती है, और इसी के जरिए उसके नंबर को ट्रेस करके पुलिस उस तक पहुंच जाती है। जब उस लड़की के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो अपने एक आशिक के साथ वहां पर बैठी है। इसके बाद दोनों को पकड़कर थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद दोनों से पूछताछ करने लगती है। पहले तो दोनों कुछ बताने को तैयार नहीं रहते हैं, फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सब कुछ सच सच उगल देते हैं। दरअसल जो उसका जो प्रेमी रहता है बंटी, वो बताता है जो ये लड़की है दोस्तों, वो अपने लखनऊ के ही एक छोटी से गांव में रहने वाली होती है। वो अपने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करती है। पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार रहती है। इसके माता पिता सोचते हैं कि क्यों न इसकी बाहर की शिक्षा दी जाए। इसके बाद वो लखनऊ शहर में आ जाती है अपने माता पिता के साथ पढ़ाई पूरी करने के लिए, और श्यामचंद्र गुप्ता के घर में एक रूम ले लेती है किराए पर, और वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है। अब फिर उसके जो माता पिता रहते हैं अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते कुछ वक्त बीत जाता है। जो श्यामचंद्र गुप्ता रहते हैं वो थोड़ा अयास किस्म के आदमी रहते हैं। लड़की देखने में बेहद सुंदर रहती है, उसको देखते ही उसको पसंद करने लगते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी सोचने लगते हैं। ऐसे करते करते एक दिन जब वो लड़की घर में अकेली रहती है तो उसके रूम में चले जाते हैं। उसके रूम में जब जाते हैं तो उसके साथ बैठकर बातें करते हैं। बातें करने के साथ साथ उसके साथ छेड़खानी भी करने लगते हैं, उसके साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। जब लड़की इस चीज़ को देखती है तो परेशान हो जाती है, कहती है कि आप मेरे दादाजी के समान हैं, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, ये सब गंदी हरकत मत करिए। लेकिन वो मानते नहीं है, उसके साथ छेड़खानी करने पर उतारू हो जाते हैं। फिर लड़की किसी तरह जान बचाकर उस कमरे से निकल आती है। इसके बाद दूसरे दिन भी वो ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। लगभग उस लड़की के साथ जब भी उनको मौका मिलता है ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं, लेकिन वो अपनी कामयाब सफल नहीं हो पाते थे। जो काम करना चाहते थे वो सफल नहीं हो पाते, हर बार नाकाम हो जाते थे। इसके बाद लड़की परेशान हो जाती है। एक दिन वो अपने कॉलेज गई होती है और कॉलेज में ही उसको एक बंटी नाम से एक प्रेमी रहता है, जो कि उस बंटी नाम के लड़के से उसको प्यार हुआ रहता है, उसका दोस्त रहता है। दरअसल जब वो लड़की पढ़ने आती है तो बंटी उसी का कॉलोनी का रहने वाला होता है और उसी के साथ अक्सर पढ़ने जाया करती थी, उसी के साथ घर आती थी, और कभी कभी तो बंटी उसके रूम पर भी आ जाता था नोट्स वगैरह मांगने के लिए। जब बंटी उसको उदास देखता है तो पूछता है कि क्या बात हो, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कुछ घटना घटी है? तो लड़की बताती है कि मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आज तुम सुनकर हैरान और परेशान हो जाओगे, और उससे मैं भी परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं रहा था कि मैं ये बात किससे कहूँ। मैं मम्मी पापा को जब ये बात बताऊंगी तो वो लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे, मुझे ही उल्टा सीधा कहेंगे, और यहाँ तक तो मुझे मेरी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद बंटी उसको दबाव डालने लगता है कि आखिर बात क्या है, पूरी बात तो बताओ। फिर जो लड़की रहती है पूरी बात बताती है कि जो घर के मालिक हैं मेरे साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकत करते हैं, मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। इसके बाद जो बंटी रहता है उसका प्रेमी रहता है, वो नहीं चाहता है कि मेरे सिवा मेरी प्रेमिका को कोई और छेड़े। उसको जब ये बात सुनता है तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद कहता है कि ठीक है, मैं उसका तो ऐसा हाल करूँगा कि जो फिर जिंदगी में आगे ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के मुताबिक जो लड़की आती है उस दिन अपने घर आती है, अपने रूम पर आती है। शाम को समय वो घर में अकेली रहती है, अपनी पढ़ाई उस समय कर रही होती है। तभी श्यामचंद्र जो गुप्ता थे मौका देकर उसके कमरे में आ जाते हैं, और उसके कमरे में आने के बाद उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। अब दोनों जो प्लान किए रहते हैं उसी के मुताबिक एक पास में ही एक बहुत बड़ा भारी सामान रखा रहता है, जिससे कि वो लड़की उस चीज़ को, उस सामान को लेकर उनके सिर पर ऐसा वार कर देती है कि वो ज़मीन पर तड़पने लगते हैं। इसी समय जो बंटी रहता है उसके घर में छुपा रहता है, रूम में छुपा रहता है, वो आकर श्यामचंद्र गुप्ता के गला को दबाने लगता है, और जब तक दबाता है तब तक उसकी मौत न हो जाए। इसके बाद जब उनकी मौत हो जाती है तो दोनों परेशान हो जाते हैं। ये तो प्लान बना लिया था कि इनको मारना है, लेकिन मारने के
बाद इनकी लाश को क्या करना है ये लोग सोचे ही नहीं थे। जब इस चीज़ को देखते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। उन लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर इनकी लाश को कहाँ छुपाया जाए। फिर उन लोग को दिमाग में आता है उस लाश को एक कंबल में लपेटते हैं और लपेटने के बाद पास के पीछे नाले पड़ा रहता है, जो कि भारी नाला रहता है, उसी में उनकी लाश को फेंक देते हैं। जब उनकी लाश को फेंक देते हैं, इसके बाद बंटी उस लड़की को लेकर अपनी जगह पर, अपने जहाँ पर रह रहा था वहाँ पर चला जाता है। जब दोस्तों ये पूरी घटना पुलिस वालों को ये दोनों बताते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी को ऐसी लत लग सकती है, ऐसा कांड कर सकता है। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। लड़का तो बालिग रहता है, जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर रहती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, और जो लड़की रहती है नाबालिग रहती है उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। फिर आगे की कार्रवाई क्या करना है वो अभी चल रही है फिलहाल में। इसके बाद दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था, सावधान करना था कि आप भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।